हेलो साथियों, मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध की ओर सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है, थंबनेल देखकर भी जान चुके होंगे कि सीडीपी की जो प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। तो उसी के संदर्भ में दूसरा पार्ट लेके आया हूँ जो सेकंड पेपर वाला है। ठीक है, तो सेकंड पेपर वाला ये पार्ट है। पहला पार्ट मैं कल करवा चुका हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर का सीडीपी। तो सेकंड पेपर का सीडीपी देख लेते हैं। उसके बाद सीडीपी बाई सीरीज ये 2011-12 तक के जो क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस पेपर्स के करेंगे। उसके बाद हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो आई होप बहुत लंबी हो चुकी थी, तो आज शॉर्ट में समझेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नूर विद्यालय में नूर किसी का नाम है, तो नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। अतः यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो इस तरीके से नूर अपना कहती है। तो यह कथन अब आता है बात कि लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन कैसा है। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, और दूसरा है आज्ञा पालन एवं पूर्व परंपरागत। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे अपन। अ, और तीसरा है आपका अच्छा होना या परंपरागत, और चौथा है अच्छा आदान प्रदान या परंपरागत। आज को सेट करते हैं तो देखते हैं इसका जो क्वेश्चन होता है। चौथा आदान प्रदान एवं परंपरागत। ठीक है, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था प्रदान करना है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को आदान प्रदान करते हैं, किसी चीज़ को दूसरे कोई चीज़ आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी नहीं है, आपके दोस्त के पास पेन नहीं है, तो आप उसको ठीक है पेन दे देंगे और आप उससे कॉपी ले लेंगे। तो ये प्रक्रिया जो विनिमय कहलाती है, विनिमय, आपने विनिमय भी अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो विनिमय कहलाती है, इसी को आदान प्रदान कहते हैं। तो ये आपका चौथा जो आंसर है इसका सही हो जाता है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को कहते हैं। ठीक है, जो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। तो पहला आपका आंसर है जेंडर विविधीकरण, या जेंडर भूमिका, या फिर जेंडर पहचान, या है जेंडर रूढ़िवादिताएं। जो पहले से चली आ रही हैं वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आपकी जो पहले से परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं वो हमेशा आधी से ज़्यादा चीज़ें 80 से 90% चीज़ें रूढ़िवादिता होती हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, चौथा रूढ़िवादिताएं। ठीक है, अगर देखते तो विविधीकरण भी बोल सकते थे, लेकिन इससे अच्छा हमें आंसर मिलता है, तो रूढ़िवादिताएं इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर अवधारणाओं की बात कही गई है, कॉन्सेप्ट की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेंडर रूढ़िवादिता पर जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यह कथन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपका पहला है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ठीक है, और दूसरा है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, या तीसरा है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, और चौथा है यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है। तो आप ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। हाल ही पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगाए। तो हम लोग की जो पुरानी सोच है वो ऐसी बनी हुई है कि जो पिताजी हैं वो बाहर का काम करेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, और जो माँ है वो किचन का और घर का काम करेंगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पिता अगर घर का काम कर रहा है, तो यहाँ पर बात हुई है कि रूढ़िवादिता को यह समाप्त करता है। ठीक है, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको समाप्त करता है। कोई भी हो, जब जेंडर लिंग की समानता की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी कहीं का भी काम कर सकता है, चाहे पिताजी बाहर कर सकते हैं या माँ बाहर का कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका दूसरा सही होगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग बताइए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का।
वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन हेतु के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना और इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो चौथे का आपका आंसर हो जाता है, पहला देखते हैं कि क्या है, खोजपूर्वोद्गम। क्या कहते हैं, खोजपूर्वोद्गम। या दूसरा है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा है पाण ढांचा, चौथा है अंतः व्यक्ति निश्चितता। तो आपका तीसरा आंसर सही होता है पाण या ढांचा। ठीक है, बायगोस्की के अनुसार आपको बताना है, जब एक वयस्क के बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तार करते हैं तो इसको पाण या ढांचा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। ठीक है, जो पर, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है वो किस अवधि में विकसित होता है। तो आपका ऑप्शन एक है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं उसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा कौन सी अवस्था में समझने लगता है या करने लगता है, ये आपका 11 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो आपका चौथा सही आंसर हो जाता है, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार ये आपको तुरंत देखना है। ठीक है, देखिए और बाकी की बात करें अगर, तो जो आपका पहला है संवेदी चालक अवस्था या 0 से 2 वर्ष में की अवस्था में उसमें होती है। ठीक है, और ये पूर्व संख्यात्मक अवस्था है, ये होता है आपका 2 से 6 वर्ष की उम्र में। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह आपकी 7 से 11 वर्ष की उम्र में होती है। तब बच्चा आपका तर्क नहीं कर पाता है, परिकल्पन निगमनात्मक तर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में विकसित होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका 30 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट्स में हो जाए आपके। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी कराने की। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। के अनुसार, किसके अनुसार यह कथन दिया गया है, तो किसके अनुसार यह कथन है ये आपको बताना है। ये तो बहुत आपको पता होगा तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह कथन दिया गया है कि उनके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। आपको पता भी होगा, इन्होंने सांस्कृतिक के बारे में बात करी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अगर आप 6 के और कक्षा 6 से 8 तक के बीच के शिक्षक हैं तो अपनी कक्षा में क्या करेंगे। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। तो पहला आपका ऑप्शन है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ये बहस करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहस ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, या फिर आपका है ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये सही हो सकता है। ठीक है, तीसरा आप देख लेते हैं, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों, एक आप एक वो सीमा बना लेंगे सामग्रियों को तो उसमें नहीं पढ़ सकते, ये कन्फर्म है। तो आपका ये गलत हो जाता है। चौथा आपका है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, आप एक निर्धारित पाठ्यक्रम जब कर लेते हैं तो आपका ज्ञान विस्तृत नहीं हो पाता है। एक ज्ञान बिल्कुल वो एक निर्धारित हो जाता है कि हम कितना ज्ञान ग्रहण करें। तो इसलिए आपका दूसरा वाला सही होता है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। जैसे तर्क होगा तो ज्ञान विस्तृत होगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो संज्ञानात्मक विकास जो होगा वो तर्क से बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं हो सकती हैं। जो उन एक तार्किक गणितीय बुद्धि वाला एक व्यक्ति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं ये बताना आपको, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। तो पहला आपका है
ठीक है, पहला है आपका ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील हो, या दूसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता हो। ठीक है, और तीसरा आपका संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता हो। और चौथा आपका है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता हो। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाता है, क्योंकि आपको देखते हैं कि यह आंसर इसलिए सही होगा क्योंकि जब जिस व्यक्ति के अंदर पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला हो को हल करने की क्षमता होती है या संवेदनशीलता होती है, यही अच्छे और गढ़ती बुद्धि वाले व्यक्ति की खोज है। ठीक है, वही उसकी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला आपका है समाजीकरण, दूसरा है समावेशन, तीसरा है मुख्य धारा से जोड़ना, चौथा है विविधीकरण। तो आपका पहला आंसर सही होता है समाजीकरण, क्योंकि समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे आदतों और कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। ठीक है, जब समाज में आप रहते हैं, वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, तो वही चीजें होती हैं जो आपको विकसित करती हैं। ठीक है, तो समाजीकरण बहुत ही जरूरी है, सोशलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, समावेशन की बात करते थे, इंक्लूजन, इसमें ये जोड़ना होता है। ठीक है, इंक्लूड करना होता है, जोड़ का मुख्य धारा से जोड़ना, ये मुख्य धारा से जोड़ना होता है, और विविधीकरण ये अलग करना होता है। ठीक है, विविधीकरण को तो कभी महत्व देते नहीं है, तो इससे आपको विविधीकरण से कभी नहीं बढ़ती है आते क्वेश्चन, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाता है। ठीक है, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों चीजों का मेंशन किया गया, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आराम से पढ़ेंगे तो बेहतर आप कर पाएंगे। ठीक है, पहला आपका है व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता है, एकमात्र कारण नहीं है, ये कल भी बात कर चुके हैं यहाँ पर लोग। कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, उस सीरीज को अगर जिसने नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं। पहला पेपर जो दिसंबर 2019 का था, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं, परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारण करता है। तो परिवेश एक व्यक्ति के प्रभाव को पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं इसकी सहयोग इसका हो सकता है, इसका प्रभाव देख सकता है, लेकिन परिवेश प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारण नहीं करता, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तीसरा है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण, ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, दोनों चीज को गलत मान लिए। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण ही है जो मानव विकास को, ठीक है, उनकी भूमिका के बारे में बताता है। तो आपका चौथा आंसर बचा है, यही सही होता है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव को विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर एक बात सकते हैं कि आनुवंशिकता कहीं ज़्यादा हो सकती है, पर्यावरण कहीं ज़्यादा प्रभाव कर सकता है, एक स्थान के अनुसार। बाकी आप देखें तो यही चौथा आंसर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, जो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा, ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। पहला आपका आंसर है, क्या करना है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है इसको बताना आपको। ठीक है, तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, या फिर विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना कोई प्रगतिशील कक्षा के उदाहरण नहीं है। तीसरा आपका विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी के रूप में दोहराया जाता है, ये भी कोई मतलब नहीं, कभी भी ठीक है, रिपीट करने को सीडीपी नहीं कहती है। चौथा आपका शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, ये काफी हद तक सही हो सकता था, लेकिन आपका सही आंसर पहला है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना करना, विद्यार्थी खुद अपने ज्ञान की संरचना करे, यही एक प्रगतिशील कक्षा के गुण हैं, तभी वह कक्षा आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहलाती है। ठीक है, जब उन्नति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूशन इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में? तो केवल संरचनात्मक आकलन, ठीक है, तो आप केवल संरचनात्मक केवल यहाँ लगा दिए तो केवल संरचनात्मक नहीं करेंगे, ठीक है, मानता हूँ अच्छी चीज़ है फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन केवल संरचनात्मक या क्रिएटिव जो आकलन है वो नहीं करेंगे आप। दूसरा है केवल संकलात्मक आकलन,
ना तो सकारात्मक और ना ही संज्ञानात्मक। चौथा आपका है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो ये आपका चौथा सही रहता है। ठीक है, विविध प्रकार की रणनीतियों का आपका प्रयोग करना है आपको, और करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक दोनों पर ध्यान देंगे, तभी सतत एवं समग्र मूल्यांकन हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपका चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आराम आराम से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, बिकॉज नहीं आएगा स्क्रीन पर। नहीं तो तीसरा आपका जो है उसको देख लेते हैं। तीसरा आपका है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक का को क्या पहल करना चाहिए। एक शिक्षक अगर आप हैं तो क्या पहल करना चाहिए आपको, अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना है। ठीक है, तभी शिक्षक के रूप में देखकर ही आपको इस तरीके से ऑप्शन टिक करना है। तो देख लेते क्या होता है इसका आंसर। पहला आपका दिया गया ऑप्शन, इस प्रकार से के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा करना चाहिए, क्यों करें अनदेखा, भाई आप शिक्षक ही नहीं है अगर अनदेखा करते हैं। आपको सॉल्यूशन हर चीज़ का ढूंढना है, किसी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, दूसरा आपका विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। एक प्रतियोगिता पूर्ण मात्र नहीं है जो शिक्षक पहल करता है, प्रतियोगिता जरूरी है मैं मानता हूँ, लेकिन एक पूरा हद तक सही नहीं होता है। ठीक है, तीसरा आपका है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए। यार आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ने के लिए क्यों सलाह देंगे। चौथा आपका है क्योंकि पढ़ाई ही भविष्य है। ठीक है, पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा नहीं। चौथा आपका है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि जब आप विभिन्न उदाहरणों को देंगे, विभिन्न कहानियों को बताएंगे, जिससे बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छा स्थायी प्रभाव पड़ेगा कि वो समझ पाएगा कि क्या चीज़ है इसको। ठीक है, परिप्रेक्ष्य क्या है इसके। ठीक है, तो आप जो 13वां नंबर है उसका चौथा आंसर आपका सही हो जाता है। ठीक है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो समावेशी कक्षा है, इनक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एक है आपका, पहला है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है, ये काफ ठीक है, ये करना चाहिए। या फिर आपको अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया दया सहानुभूति। अरे क्यों दिखाएंगे आप दया सहानुभूति, आप पढ़ाने आए हैं। ठीक है, तो दया सहानुभूति भाव प्रदर्शित करना ये तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है बच्चों को अपाहिज बच्चा या मंद बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत क्लासिफिकेशन को बोला है, तो ये तो वैसे ही खराब हो गया आपका। और चौथा आपका दिया गया केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर। आपको सबको साथ में लेकर चलना है, केवल एक दो बच्चों या चार बच्चों पर आपको फोकस नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर सही हो जाता है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, और सबको ही कर सकता है। जब आप कर सकते हैं तो सबको ही कर सकता है। तो यही सब समावेशी कक्षा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन कौन से लक्षण है। पढ़ने की प्रति चिंता, वह पढ़ने के प्रति चिंता व्यक्त करता है। दूसरा आपका है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई भी होती है उसको। तीसरा दिया गया है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, उसकी जो कौशल है शब्दावली सीखने की वह निम्न स्तरीय है। ठीक है, लो, एकदम लो है। ठीक है, पुअर वोकेबलरी है। और चौथा आपका दिया गया पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है। जो वह पहले पाठ पढ़ चुका है या याद कर चुका है, उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उसको याद करने में कठिनाई हो रही है। तो ये किसके सूचक है आपको बताना है, ये किसके सूचक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। या तो बच्चा एक स्वलीन विद्यार्थी है, या तो बच्चा एक स्वलीन यानी ऑटिस्टिक स्टूडेंट है, या फिर बच्चा दूसरा दिया गया है कि बच्चा एक सृजनात्मक विद्यार्थी है। अगर पढ़ नहीं पा रहा तो क्रिएटिव माइंड तो है नहीं है, ये तो आप जान चुके होंगे। और तीसरा आपका अधिगम असाक्षरता वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, अधिगम असाक्षरता वाले विद्यार्थी या फिर मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी। आप मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी नहीं कह सकते, क्योंकि वह पढ़ रहा है, तो मानसिक क्षति से तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ याद नहीं कर पाया, तो इसलिए सृजनात्मक विद्यार्थी भी नहीं हो सकता, इसलिए अधिगम असाक्षरता वाले विद्यार्थी है। तीसरा आपका आंसर सही होता है, अधिगम असाक्षरता।
असक्तता, ठीक है, अध्यम अधिगम, वह अधिगम को सशक्त नहीं है, अधिगम करने में, लर्न करने में सशक्त नहीं है, इसलिए उस बच्चे के अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले, ठीक है, विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित या संबोधित कर सकता है। समावेशी कक्षा है, विशेष योग्यता वाली अधिगमकर्ता जो अच्छी योग्यता है जिन बच्चों के अंदर जल्दी सीख लेते हैं, उसको किस प्रकार से संबोधित कर सकता है या किस प्रकार से बता सकता है। पहला आपका दिया गया है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने वाले पर बल देना। रटना फिर आया तो रिकॉग्नाइजेशन, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, रटना आपको नहीं करना है कहीं भी, ठीक है, रटना देखे तो खत्म कर दो, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, दूसरा आपका दिया है, विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तैयार कर प्रयोग करना चाहिए, ये काफ़ी हद तक सही हो सकता है। देखते हैं और अच्छे कुछ अगर आंसर मिलता है आपको। अत्यधिक लिखित गृहकार्य देना, क्यों देंगे आप, ज़्यादा लिखित गृहकार्य देंगे, अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नकल करने पर दबाव डालना, ये भी गलत हो गया आपका। चौथा आपका है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। आपको विद्यार्थी को अधिगम के सशक्त पक्षों को मजबूत करना है और कमजोरी विश्लेषण के आधार पर जो कमजोरी है उनके अंदर उनको सही करना है। ठीक है, तो यही आपका सही हुआ था, चौथा आंसर आप सही हो गया था। ठीक है, तो आपका दूसरा भी गलत है। आप एक विश्लेषण करके ही टिक मार करें तो बेहतर होगा, आपका सभी क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, जल्दबाजी ना ही करें तो बेहतर है, थोड़ा जल्दबाजी आपको करना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी मेंटेन करना होता है, तो बाकी बेहतर कर पाएंगे आप। अच्छी चीज़ों को आप प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाइए क्योंकि 5 जुलाई जो आपकी डेट है, हो सकता है इसी डेट को हो, ये पोस्टपोन होती है तो आगे देखते हैं 2-4 दिन के अंदर। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। जो शिक्षिका है अपनी कक्षा में सृजनात्मक यानी क्रिएटिव जो लर्नर्स हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट हैं, उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो अवसारी चिंतन पर बल देकर, तो अवसारी ये गलत है, ये सही हो सकता था लेकिन अवसारी ये गलत है, डिस्करेजिंग वाली बात करी गई है यहाँ पर, थोड़ा मिस हो सकता है प्रिंटिंग। और दूसरा है, अवसारी चिंतन को हतोत्साहित करते। तीसरा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। और चौथा आपका है, विद्यार्थियों को जोखिम, ये तो गलती हो गया, जोखिम एवं चुनौतियों वाला सामना करने से है, तो रिस्क जरूरी है लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका तीसरा सही हो जाता है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, दैट्स क्लियर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ऐसा कौन सा कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम जानते हैं, अच्छे सीखने का, ठीक है, जो जिसका सही अर्थ निकले उसका पक्ष लेता है। तो पहला आपका ऑप्शन है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या क्यों बढ़ाएंगे, जो बच्चा जितने परीक्षण है उतने में ही बच्चा अच्छा सीख सकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित तथा हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा, ये भी गलत है, आपका पुरस्कार को बढ़ावा नहीं देना है हमें। ठीक है, ज़्यादा पुरस्कारों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, दंड और पुरस्कार दो चीज़ों की को बढ़ावा नहीं देंगे। तीसरा है, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, केवल व्याख्यान से कुछ नहीं होना भैया। ठीक है, तो केवल व्याख्यान से अधिगम अच्छा नहीं हो सकता है। चौथा आपका है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम में एवं कुशल क्षेत्र में एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार बनना है, ये बहुत बेहतर है आपका ऑप्शन, तो यही सही होता है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार बनना। आपको सच्चे सरोकार बनाते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से एक विधिवत तरीके से समझाते हैं, ठीक है, परमानेंट चलते हैं, तो ये चीज़ बच्चा अधिगम कर लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण क्या है। पहला आपका है, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, समाधान का मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है, दूसरा है, क्रियात्मक अनियमितता, फंक्शनल फिक्सडनेस। और तीसरा है आपका, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम को सीमित नहीं रखना है आपको। ठीक है, चौथा है आपका, साधन साध विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ठीक है,
तो आपका ये चौथा सही है, क्योंकि आप जब तक समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित नहीं करेंगे तब तक समस्याओं को निराकरण नहीं कर सकते हैं। आपको डिवाइडेशन करना है समस्याओं को, ठीक है, जिससे आप वन बाय वन उनका निराकरण कर सकते हैं। यही अच्छी रणनीति है, यही प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, बाकी तीन हैं और एक नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना। चार दी गई है तो तीन आंसर सही होंगे, एक नहीं है उसको वो आंसर आपका सही करेक्ट होगा। तो बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने की कोशिश करना, ये आपका सही हो जाता है। दूसरा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी सही है, करना चाहिए। और तीसरा संवाद एवं परिचर्चा, ये भी सही है। परिचर्चा जब तक नहीं करेंगे, आप संवाद नहीं करेंगे तब तक बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। संवाद एवं परिचर्चा अधिगम करने की बहुत अच्छी और शिक्षण अधिगम की बहुत अच्छी प्रभावशाली विधि है। चौथा आपका दिया है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो दिए गए ज्ञान को दोहराना नहीं है, रिपीटेशन कभी सीडीपी नहीं कहता है, ध्यान रखना। तो चौथा आपका गलत है, मतलब ये प्रभावशाली शिक्षण नहीं है चौथा वाला। तो ये ही आंसर सही करेक्ट होगा, देख ले। नहीं है तो आप समझने की कोशिश करिए कि दिए गए दोहराने पर ज्ञान केंद्रित पर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, चौथा आपका ऑप्शन सही है। 21वां क्वेश्चन है आपका, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। तो शिक्षक कक्षा में होते हैं तो जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते उनसे किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, ये आपको बताना है। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर नहीं, आपको बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर नहीं, ये इंसल्ट फील करेगा बच्चा, वो आना बंद कर देगा, हो सकता है वो लर्न करने ना आए। तीसरा आपका उनसे बात करके तथा उनकी अभिरुचि कारण जानने की कोशिश, ये तीसरा हो गया। चौथा है आपका उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये भी गलत है। आपको गृह कार्य ज़्यादा देंगे तो बच्चे कर नहीं आएंगे, उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो आपका 21 का तीसरा आंसर सही होता है कि उनसे बात करके उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करते हैं। वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, या क्यों पढ़ना नहीं चाहता है, उसकी अभिरुचि क्या है, ठीक है, इसको जानकर आरुचि क्यों कर रहा है पढ़ने में, इसको जानकर हम अच्छा आपका शिक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों के सामने हमें ऐसी बर्ताव करना है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम जो है वो क्या बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्या क्या है जो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपका पहला है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, दूसरा है अनुबंध, तीसरा है दंड, चौथा है यंत्रवत याद करना। तो यंत्रवत याद करना गलत हो गया, दंड गलत हो गया, इनमें से दो में से एक सही है। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान आपका सही हो जाता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी का आपको पूर्व ज्ञान नहीं होगा तब तक आप, ठीक है, सही से आगे की बातें उसको बता नहीं पाएंगे, आगे की बातें उसको सिखा नहीं पाएंगे, इसलिए पूर्व ज्ञान बहुत जरूरी है। पहले आपको पढ़ाने से पहले विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जानिए कि उसको क्या क्या आता है, और उसके बाद उसको उसके आगे से आप सिखाना चालू कर दीजिए। तो यही संरचनावादी उपागम है, ठीक है। और उसके बाद 23वां क्वेश्चन है आपका, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना कर रहे हैं, तो एक पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, ठीक है। संवाद के द्वारा बच्चों को अवधारणा की चुनौती देना चाहिए, या फिर बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। ये तो गलत हो गया, खारिज नहीं करना है आपको, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, आपको सभी सॉल्यूशन ढूंढने हैं बच्चों के। बच्चों को चौथा दिया गया है, इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। नहीं, ये भी गलत है, आपको बच्चों को डांटना नहीं है, और उनके विचार जो है उनको प्रोत्साहित करना आपको, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाता है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। संवाद करना चाहिए कि बच्चे के अंदर, ठीक है, जो कॉन्सेप्शन है उनको क्लियर करना चाहिए आपको, तभी उसके अपने डायलॉग के द्वारा तभी आप चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन, चौथा, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है, ठीक है। तो चौथा आपका देख लेते हैं, संज्ञान एवं संवेग के बीच। ये क्वेश्चन आप कल भी कर चुके हैं, फर्स्ट पेपर जो आपका मैंने करवाया है, पेपर फर्स्ट जो जनवरी वाला, ठीक है। तो उसमें भी यही है, प्राइमरी वाले में
दिया गया है, और आप सेकंड क्वेश्चन में भी यही कुछ क्वेश्चन इसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला चौथा आपका 24वां क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। तो संज्ञान यानी आपका जो कॉग्निशन है यानी ज्ञान है, और इमोशन के बीच किस प्रकार संबंध है ये बताना है। पहला आपका एक दूसरे स्वतंत्र हैं नहीं, ठीक है, आप स्वतंत्र नहीं है। दूसरा एक दिशी संवेग ज्ञान संज्ञान को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। ठीक है, एक दिशी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, एक दिशी। द्वितीय है आपका जो चौथा है आपका द्विदिशी, यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संवेग के बिना संज्ञान और संज्ञान के बिना संवेग नहीं है। जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो माइंड भी काम करता है, साथ ही साथ आपका दिल भी काम करता है उस चीज को बोला। ठीक है, तो चौथा आपका सही होता है, द्विदिशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला आपका है विद्यार्थी की अभिरुचि, और दूसरा है विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, और तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, चौथा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध। तो यही चारों ऑप्शन आपका सही होता है, क्योंकि चारों चीज़ जरूरी है जो अधिगम है, जो ये चार कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी को अभिरुचि की भी जरूरत होती है, विद्यार्थी को का सामवेगिक स्वास्थ्य भी। ठीक है, शिक्षा शास्त्री रणनीतियाँ, और चौथा है आपका विद्यार्थी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, उसके बिना विद्यार्थी नहीं सीखता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ बहुत ही जरूरी है, ये हर जगह से रिलेट करता है। ठीक है, तो आपका 25 का चौथा आंसर सही आंसर हो जाता है, चौथा जो ऑप्शन है सही आंसर हो जाता है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला इसका ऑप्शन है सामाजिक परस्पर क्रियाएं, यह दूसरा है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, और चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की ऊपर भी बात करी है हमने, सार्थक संरचना की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उस वो क्या है ये आपको बताना है। तो पहला आपका सामाजिक परस्पर क्रिया जो है वही है सार्थक ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है, सामाजिकरण ही है जो ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, तो सार्थक संरचना का यही एक पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू। पहलू और भी है, ये महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो जाती है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो पहला आपका है अधिगम के प्रति भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, ये चीज इसको दर्शाती है। या फिर दूसरा समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, ठीक है, सीखकर आनंद प्राप्त करता है, या पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। और चौथा आपका है अन्य लोगों को खुश करने के कार्य करने के लिए बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो आपका इसका पहला हो जाता सही, जो अधिगम के प्रति भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास होता है वो उसके लिए यह चीज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है आपका, बाल अवस्था की अवधारणा से, आपको ज्ञात है कि 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में, तो 28वां क्वेश्चन कर रहे हैं आप। बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, बाल अवस्था की जो अवधारणा है उसे क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। ठीक है, बाल अवस्था की अवधारणा यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ठीक है, या ये है, या समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है, यही आपका आंसर सही होता है। ठीक है, दूसरा आपका आंसर सही है ऑप्शन। यह कि बच्चे की दुष्ट रूप में पैदा होते और उन्हें सब बनाना, यह भी गलत है। ठीक है, बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह भी गलत है। ठीक है, तो आपका समकालीन एवं सामाजिक संरचना मनोविज्ञान के अनुसार यही एक सामाजिक संरचना है, बाल अवस्था की अवधारणा यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाल अवस्था की अवधारणा पूछी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है, जो मध्य बाल अवस्था की विशेषता है वो उसको बताना है आपको। मिडिल चाइल्डहुड में कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसको बताना है। पहला है आपका शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ठीक, कल भी इस क्वेश्चन ये इसी प्रकार क्वेश्चन किया था अपन लोगों ने। ठीक है, और दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और चौथा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। तो आपका तीसरा सही होता है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना
प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में मध्य बाल अवस्था की बात करिए तो मध्य बाल अवस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस सीरीज का सीडीपी का है, तो लास्ट क्वेश्चन है ये, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की है क्या है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो परिवार एवं पास पड़ोस, तो परिवार की बात करिए तो मनोविज्ञान एजेंसियां, ये तो गलती हो गया। प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां, द्वितीय एजेंसियां हैं। तो आप प्राथमिक या द्वितीय में जैसे आपको पता होना चाहिए कि परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार दिया गया तो द्वितीय तो हो नहीं सकता है, तो आपका प्राथमिक एजेंसियां, दूसरा ऑप्शन आपका सही होता है, प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो ये 30 क्वेश्चन थे सीडीपी के, जो हमने बहुत ही इत्मीनान के साथ सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। सभी लोग कल लाइव फिर आएंगे दोबारा। कोशिश करता हूँ मैं कल 12 बजे लाऊंगा क्लास, आज फिर लेट हो गया हूँ, 12:30 बजे क्लास आई है। ठीक है, कल 12 बजे पूरी कोशिश में रहूँगा। उसके पहले आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम है वो वहाँ पर आपको इंडिकेट कर दूंगा, साथ ही भेज दूंगा, आपको बता दूंगा कि 12 बजे से क्लास होगी या नहीं। ठीक है, तो कल से 12 बजे क्लास करेंगे। और वीडियो कैसा लगा, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी लाइन से करते जाएंगे सीरीज बाय सीरीज। तो आज 2019 दिसंबर के किए, और उसके बाद फिर जुलाई के करते हैं, तो कल की सीरीज में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए सीरीज को। अ, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक तो कर ही देते हैं, और दोस्तों से शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।